अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करना, अपने घर की ऐसी बातें शेयर करना या अपनी फैमिली की ऐसी बातें शेयर करना जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये एक आम बात हो चुकी है। कैमरे के सामने बैठकर हर छोटी से छोटी डिटेल दी जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स और टाइटल्स लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। व्यूज़ आएंगे तो मामलात आगे चलेंगे। वैसे तो सोशल मीडिया पर डिटेल्स देने की, पर्सनल बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पर्सनली पेनफुल चीज़ अपनी शेयर करता है और वो बिल्कुल ठीक शेयर करता है तो थोड़ी बहुत उसको रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए, उसके दुख में शरीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसी दुख को स्क्रिप्ट बनाकर गलत तरीके से, एग्जैजरेशन के साथ, ड्रामेटिक और इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स के साथ शेयर किया जाए, ऑडियंस को मिसलीड किया जाए, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो उसकी एक एक बात का असर होता है। अस्मा हसीब साहिबा के 2 व्लॉग्स हम सब ने देखे। कुछ लोग कंटेंट के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन की हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। उनको ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन शेयरिंग योर ट्रूथ एंड सेलिंग इट। मिसकैरेज एक बहुत सेंसिटिव इशू है, एक इमोशनल ट्रॉमा है। जो भी खातून इस फेस से गुजरती है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये तकलीफ़ ना दे, लेकिन जो खातून इस फेस से गुजरती है उसकी तकलीफ़ का एहसास कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिसकैरेज बहुत पेनफुल है। कभी कोई इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, ना कोई कभी करेगा। इस चीज़ कोई औरत ये नहीं कहेगी कि ये एक आम सी बात है और औरतों के साथ ये मामलात हो जाते हैं। नहीं, ये तकलीफ़ दे चीज़ है और तकलीफ़ दे चीज़ ही रहेगी। अस्मा हसीब अपने 2 व्लॉग्स के साथ एक ब्रेक के बाद वापस आई हैं और उन व्लॉग्स की हेडलाइन क्या है? डेथ ऑफ माई बेबी, डेथ ऑफ माई बेबी, आई लॉस्ट माई बेबी। कहती हैं कि मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रही थी, इसलिए व्लॉग्स नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया। आई लॉस्ट माई बेबी। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन असल बात क्या है कि वो इस चीज़ के होने से पहले ही, महीनों पहले ही गैप्स ले रही थी यूट्यूब से, और अब वो इस चीज़ को अपनी एब्सेंस का रीज़न बना के पेश कर रही हैं। मतलब कि सडनली इट्स कन्वीनियंट टू मेक योर लॉस पब्लिक मंथ्स लेटर व्हेन यू नीड अ कंटेंट। कुछ भी समझ नहीं आया, कोई न्यू कंटेंट नहीं था, तो अपने मिसकैरेज को कंटेंट बना के मैं अपनी ऑडियंस के सामने दोबारा आई। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी इनकी प्रेगनेंसी के बारे में जो इन्होंने व्लॉग्स में ऑडियंस के साथ शेयर की। उन्होंने कहा जी कि जब मुझे पता चला, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उसके 1.5-2 हफ्ते बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने इंजेक्शंस दे दिए कि ये इंजेक्शंस आप लगवा लें। क्या कंडीशन थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? एक तरफ डॉक्टर कह रही है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ कह रही है कि ये इंजेक्शंस लगा लें। इस इंजेक्शंस की क्या वजह थी, इन्होंने अपने व्लॉग्स में ऑडियंस के साथ शेयर नहीं किया। आधी बात की और आधी बात लोगों को नहीं बताई। और उसके साथ बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड ने कहा मेडिकल स्टोर के बाहर पहुंच जाएं, आपको इंजेक्शंस मिल जाएंगे। इस पूरे सीन में बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं नजर ही नहीं आए इनके इस पूरी स्टोरी में। और उसके बाद मोहतरमा कहती हैं डॉक्टर से वापस आने के 2-3 दिन बाद इनको दर्द हुआ, डॉक्टर के गई और डॉक्टर ने कहा सब खत्म हो गया है, बेबी हैज एक्सपायर्ड। ये कौन सी डॉक्टर है जिसने अर्ली प्रेगनेंसी को, चंद दिन की प्रेगनेंसी को या 1 माह की प्रेगनेंसी को बेबी कह दिया? ऐसी कौन सी डॉक्टर है? या तो आसमा साहिबा खुद 2 बच्चियों के बाद भी अभी तक ये चीज़ें नहीं समझ सकी, जबकि इनका हर व्लॉग ख़वातीन की बातों पे ही, ख़वातीन के मसाइल पे ही, प्रेगनेंसी पे, मिसकैरेज पे, इन्हीं चीज़ों पे मबनी होता है। या फिर वो व्यूज़ के लिए चीज़ों को बड़े तरीके से ट्विस्ट कर रही हैं और दूसरे व्लॉग में आके कह रही हैं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने पूछा कि आपके बेबी की डेथ कैसे हुई, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ।
कहाँ पर ये चीज़ शेयर की गई कि बेबी की डेथ कैसे हुई और कौन सा बेबी। बेबी का मतलब आपको पता है, या डेथ का मतलब पता है, या मिस कैरेज का मतलब पता है? आई लॉस्ट माई बेबी, आई लॉस्ट माई बेबी, मेरी बेबी की डेथ कैसे हुई। बेबी का मतलब होता है बच्चा, और बच्चे का मतलब होता है बच्चा मुकम्मल, एक फुल फॉर्म्ड बच्चा, जिसका सर है, जिसकी हार्ट बीट है, जिसका दिल है, जिसके बॉडी बन चुकी है, और जो एक खातून के अंदर है। आपकी प्रेगनेंसी, आपने अपनी प्रेगनेंसी लूज की है अर्ली स्टेज पे, जो कि 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी। दैट इज नॉट अ बेबी। वो एक फीटस होता है जिसका साइज अप्रॉक्सीमेटली कोई चावल के दाने से भी छोटा होता है, जिसको आप बेबी बेबी कहकर व्यूज ले रही हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है और ये प्रेगनेंसी की बेसिक चीज़ है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है और ना कोई बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये हर वो औरत जो प्रेगनेंसी के फेज से गुजरी है, ये उसको पता होता है। लेकिन आप 2 बच्चियां पैदा करके भी आपको ये नहीं अभी तक पता कि बेबी क्या होता है, फीटस क्या होता है और बेबी की डेथ क्या होती है। वो बेबी नहीं है, वो अर्ली प्रेगनेंसी है। उसको केमिकल प्रेगनेंसी या कुछ भी कह के 95% ख़वातीन को इतनी अर्ली प्रेगनेंसी जो मिस कैरेज हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। वो रूटीन की साइकिल समझकर उसी में वो मामला ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन को पता भी नहीं चलता कि उनका मिस कैरेज हो गया। और ख़ुद ही बता रही हैं अपने व्लॉग्स में कि अर्ली प्रेगनेंसी थी, 1 मंथ की थी, बड़ी शुरू के दिन थे। तो शुरू के दिन में कौन सा बेबी होता है? ठीक है, एक औरत के जहन में ये चीज़ आ जाती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और आई एम इन माई फैमिली वे, मेरा बेबी है, बेबी होना है। लेकिन बेबी तब होता है जब बेबी को आप फील करें अंदर। एक छोटे से जर्रे को बेबी कहना और बेबी की डेथ, शायद आपको पता नहीं है कि बेबी की डेथ का मतलब क्या है। बेबी की डेथ क्या होती है उस औरत से पूछें जो 8 महीने प्रेगनेंसी को लेके चलती है और 8 महीने बाद एक मुकम्मल बेबी उसका फौत हो जाता है। उस औरत को पूछें जो डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी तक पहुंच के ड्यूरिंग डिलीवरी उसका बच्चा फौत हो जाता है। वो होती है डेथ ऑफ माय बेबी। बेबी की डेथ वो होती है जो किसी का बच्चा पैदाइश के बाद उसके हाथ में 3-4 दिन का बच्चा फौत हो जाए, वो होती है डेथ ऑफ बेबी। एक चावल के दाने से छोटी सी चीज को डेथ ऑफ माय बेबी कहकर उन खवातीन की डिसरिस्पेक्ट है, प्लेन डिसरिस्पेक्ट है, जिन्होंने जेन्युइनली अपना बच्चा खोया है। जब बार बार एक चीज कही जाएगी डेथ ऑफ माय बेबी, डेथ ऑफ माय बेबी, ये एक रॉन्ग इमेज देता है स्पेशली उन लोगों को जिनको अर्ली मिसकैरेज की रियलिटी नहीं पता। जब डेथ ऑफ बेबी होता है ना, अपना बेबी मैंने खो दिया, तो उसके बाद शादियां अटेंड नहीं होती, उसके बाद सफ़र नहीं हो रहे होते, उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं बन रही होती, उसके बाद जो कुछ थ्रू आउट आपकी हमने देखी हैं चीज़ें, वो सब कुछ नहीं होता जब बेबी की डेथ हो जाए। आप इनकी तकलीफ से, जिस तकलीफ से ये गुजरी हैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि इनको इस चीज़ का दुख नहीं हुआ। लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती कि इनको इतनी अर्ली प्रेगनेंसी थी और इनको ये पता चल गया अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा था। कैसे पता चला नेमत से नवाजा था? रहमत से क्यों नहीं कहा? जब जेंडर ही नहीं पता, हार्ट बीट नहीं है, कुछ फॉर्म ही नहीं भी हुआ, तो वो बेबी कैसे हो गया? और जब मिसकैरेज की बात आती है तो ये उस चीज़ के ऊपर जोर देती हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी, यानी इनडायरेक्टली ये बेटे के ऊपर बात कर रही होती हैं। और जब प्रेगनेंसी ठीक चली गई तो वो बेटियां थी, जब मिसकैरेज हो गया तो वो बेटा था। और उस चीज़ का फिर ज़्यादा अफसोस, ज़्यादा हमदर्दी लोगों से ली जाती है कि वो अल्लाह ताला ने नेमत थी जो अल्लाह ताला ने वापस ले ली। इन मोहतरमा को पहले 2 महीनों में ही पता चल जाता है कि जेंडर क्या है। उसके साथ साथ टाइटल्स में लिख रही हैं जी नज़र लग गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
कोई भी वजह किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन आप व्लॉगर्स को कोई भी ज़िंदगी में ऊंच नीच हो जाए, एक ग्लास भी आप लोगों का टूट जाए घर में, तो उसकी वजह क्या होती है? नज़र लग गई। भाई आपको किसकी नज़र लग गई? आप अपनी सास के साथ गई थी, उन्हीं की फिर नज़र लगी होगी, या इन लॉज में रहती हैं फिर उन्हीं की नज़र इनको लगी होगी, और किसकी नज़र लग गई? ऑडियंस के साथ तो शेयर किया ही नहीं गया कि मेरी गुड न्यूज़ है, और अगर शेयर हो भी जाता तो ऑडियंस में से किसी को क्या प्रॉब्लम है कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? आपकी फैमिली को पता था, इन लॉज को पता था, आपके घर वालों को पता था, आपके हस्बैंड को पता था, तो फिर बुरी नज़र किसकी लगी है? मतलब जब कुछ सेंस नहीं बन रही होती तो ब्लेम इट ऑन नज़र। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। पेन को एक्सप्लॉइट करना कंटेंट नहीं होता। अब लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि थंबनेल से, टाइटल से व्यूज़ किस तरह लिए जाते हैं और असल में क्या बात हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, उस व्लॉगर की, उस इन्फ्लुएंसर की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, और इनकी क्रेडिबिलिटी यूट्यूब पे क्या है वो सबको पता है। इफ़ यू रियली केयर अबाउट अवेयरनेस, जैसे इन्होंने अपने व्लॉग में कहा, जी मैंने इसलिए शेयर कर रही हूँ लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लोगों को कुछ चीज़ों का पता लग जाए। कौन सी इन्फॉर्मेशन इन 2 व्लॉग्स में आपने दी है? कौन सी अवेयरनेस लोगों को इन 2 व्लॉग्स में मिली है? अगर आपने अवेयरनेस देनी है तो फिर राइट टर्म्स को यूज़ करें, फैक्ट्स को दिखाएं, मेलोड्रामा ना यहाँ पे लगाएं। हमदर्दियाँ और व्यूज़ चाहिए तो फिर यकीन करें बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है उन औरतों की, मैं फिर कहूँगी, जिन्होंने जेन्युइनली अपना बच्चा खोया है, जिन्होंने जेन्युइनली 8 मंथ्स का प्रेगनेंसी अपनी लूज़ की है, जिनकी वाकई में बेबी की डेथ हुई है। ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है। इस तरह के व्लॉग्स आना और इस तरह की बातें किसी इन्फ्लुएंसर की तरफ से यूट्यूब पे आना। व्यूज़ के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और रियल पेन का मजाक मत बनाएं। ये मोहतरमा खुद कहती हैं कि मैं व्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ, मैं मेमोरीज क्रिएट कर रही हूँ, मेरी बेटियाँ मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो जब आपकी बेटियाँ बड़े होकर आपके ये व्लॉग्स देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? उनके जहन में क्या चीज़ आएगी कि हमारी माँ यूट्यूब पे बैठ के पूरी दुनिया के सामने बैठकर क्या बातें कर रही थी। लेकिन उनको शायद ये उस वक्त नहीं पता होगा कि हमारी माँ को बहुत शौक़ है ऐसी बातों करने का। हमारी माँ के 90% व्लॉग्स इन्हीं चीज़ों पर मबनी है। यूट्यूब पे ज़रूर आइए, यूट्यूब पे ज़रूर व्लॉग्स बनाएं, कोई कंटेंट लेके आएँ, कोई बात लेके आएँ, मत ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो ओवरऑल एक औरत का मजाक बने। हम सब ख़वातीन हैं और इस तरह की बातें करके सब ख़वातीन की बेइज्जती ही है। सोचा करें, देखा करें कि क्या बात करने वाली होती है, क्या बात छुपाने वाली होती है। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में आके लोगों को बदुआएं देना, लोगों के बारे में फाउल लैंग्वेज यूज़ करना, अजीबो गरीब गंदी बातें लोगों के बारे में आकर करना, दिस इज़ नॉट रियल कैरेक्टर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।